हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से जीनियस जोन कोचिंग सेंटर चांदमारी मोतिहारी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे। 8 क्वेश्चन पिछले क्लास में सॉल्व किए गए थे। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहा है 0.2 माइक्रोकूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? Two equal and opposite charges of 0.2 microcoulomb are separated by a distance of 3 centimeter. Their electric dipole moment is। और ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए एक चार्ज यहाँ है और एक चार्ज यहाँ है। एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा। मान लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू है। तो दो इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर के चार्जेस एक दूसरे से जब काफी कम डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं तो वे इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण करते हैं। यहाँ बीच का डिस्टेंस अगर आप डी मानते हैं तो इसका डाइपोल मोमेंट जो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज का मैग्नीट्यूड और इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। मतलब दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण आप ले लेंगे, दोनों का परिमाण समान ही है मैग्नीट्यूड। दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड आप लेते हैं और दोनों के बीच के डिस्टेंस से गुना कर देते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P निकल जाता है। तो P बराबर होता है Q इंटू डी। Q कितना है जी? तो 0.2 माइक्रोकूलम, 0.2 माइक्रोकूलम इंटू सेपरेशन कितना है? 3 सेंटीमीटर। सेपरेशन कितना है? 3 सेंटीमीटर। अब यहां ले लिए 0.2 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलम और यहां सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे तो 3 और सेंटीमीटर के बदले में हमने लिख दिया 10⁻⁻2 मीटर। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो हम लोगों का आ जाएगा 3 इंटू 0.2, यानी कि 0.2 में 3 से गुना करेंगे तो 0.6 होगा इंटू 10⁻⁻6 और -2 मिलकर के -8 हो गया। यहाँ कुलम्ब है, यहाँ मीटर है। तो ये हमारा कुछ इस तरह का आया 0.6 इंटू 10⁻⁻8 कुलम्ब मीटर। अब देखते हैं इसमें कोई है ऐसा। तो हाँ, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी में 0.6 इंटू 10⁻⁻8 कुलम्ब मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जब 0.2 माइक्रोकूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर हो तो इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा 0.6 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर। एक बार और सुन लीजिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में क्या होता है? तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, दोनों चार्जेज में से किसी एक का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच के डिस्टेंस से जब गुना कर दिया जाता है तो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकल जाता है। कुछ ऐसा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको डिलीट कर देते हैं और ये हमने अगला क्वेश्चन ले आया। इस पर पूछ रहा है द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र या विमाएं क्या होंगी? तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया जाता है फोर्स पर यूनिट चार्ज के रूप में। फोर्स पर यूनिट चार्ज, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल के रूप में हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं। अब फोर्स का
अगर डायमेंशन निकालनी हो इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई का डायमेंशन, ये बराबर हो जाएगा एफ का डायमेंशन, और ये हो जाएगा क्यू का डायमेंशन। एफ का डायमेंशन क्या होता है जी? एम एल टी की पावर -2 होती है फोर्स का, और चार्ज का क्या होता है? 80। अब यहाँ क्या हो जाएगा? एम एक है, एल भी एक है, टी देखिए पहले से यहाँ -2 है और एक और आ गया तो -3, और ए या आई भी लिखते हैं तो एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1। तो देखिए इसमें कोई है क्या, ए या आई? मतलब ए से या आई से ये कर दिए हैं। तो अब देखिए यहाँ पहला में क्या दिया है? एम एल, ठीक है, टी की पावर -2 दे दिया है, नहीं होगा। एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1, ये करेक्ट आंसर। क्लियर? डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1। ए का करें चाहे आई का, बात सेम है, बतवा इज सेम। अब हम लोग क्या करें, अगला क्वेश्चन देखें। 11 नंबर। 11 नंबर में क्या कह रहा है जी? कह रहा है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल इज। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल इज। वो लगता है ऊपर वाला अलग हो गया है, नीचे वाला अलग हो गया है, कोई बात नहीं। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान होता है, भीतर होना चाहिए। तो किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो देखिए ये हमने तो गायब किया, कलम लिया, सेलेक्ट हुआ। ये देखिए एक स्फीयर है, तो स्फीयर पर सारा का सारा चार्ज कहाँ रहता है? आउटर सरफेस पर। किसी भी स्फीयर को चार्ज दिया जाएगा तो वह कहाँ चला जाता है? वह चला जाता है आउटर सरफेस पर, चाहे वह कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो या कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर हो। दोनों ही स्थितियों में चार्ज जो होता है वह आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट रहता है। कहाँ रहता है? आउटर सरफेस पर। तो अंदर में चार्ज कितना हो जाएगा जनाब? 0। अंदर चार्ज कहाँ रहेगा? अंदर सारा का सारा चार्ज कहाँ चला गया? बाहर सरफेस पर। तो अंदर चार्ज बचेगा? नहीं बचेगा। तो क्यू इनक्लोज 0। अब देखिए, अब गॉस लॉ क्या कहता है? ई डॉट डी ए बराबर 1/ε0 टाइम्स क्यू इनक्लोज्ड, ये ना कहता है? किसी बंद सतह से संबद्ध कुल विद्युतीय फ्लक्स घिरे हुए आवेश के 1/ε0 गुणने के बराबर होता है। अब जरा देखिए यहाँ क्यू इनक्लोज, घिरा हुआ चार्ज क्या हो गया जी? 0 हो गया, πε0, और ये क्या हो गया जी? 0। इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वह 0 है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। यानी कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत विद्युत क्षेत्र का मान होता है 0। तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा सी। क्लियर? अब इसको हम, क्लियर होगा, अंदर चार्ज बचेगा नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही तो होगा क्या? अब ये 12 नंबर में क्या कह रहा है जनाब, जरा देखिए। कह रहा है किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है
अचालक है। When a sphere of non-conducting material is charged, it is distributed. अब एक बड़ी शानदार कंसेप्ट का यहाँ यूज करना होगा हम लोगों को। हम लोग जानते हैं कि जब किसी चालक को चार्ज दिया जाता है तो वह उसके आउटर सरफेस पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वितरित हो जाता है। लेकिन यह कंसेप्ट कुचालक या आचालक, बैड कंडक्टर, इंसुलेटर में नहीं लागू होता है। क्यों? जहां आप संपर्क में रहिएगा चार्ज केवल वहीं पे हो पाएगा, क्योंकि चार्ज तो क्या करेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रोपेगेट नहीं कर पाएगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। तो अब इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कुछ इसका ऑप्शन दिया हुआ है। कह रहा है सतह पर होगा। तो एक बात बताइए, सतह का मतलब क्या हो गया कि पूरे इंटायर सतह पर, सरफेस पर? ऐसा कुछ तो होने वाला नहीं है, क्योंकि बैड कंडक्टर है। बैड कंडक्टर में जो पॉइंट कांटेक्ट में होगा सिर्फ चार्ज वहीं पे रहेगा। तो ऐसा कुछ अगर इस ऑप्शन में होगा तो हमारा आंसर होगा वो वाला। अगर ऐसा नहीं है तो बस जय जय श्री राम। तो क्या हो गया, सतह पर। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा ही नहीं। सतह के अलावा अंदर भी, अरे भैया मेरे, डिस्ट्रीब्यूट तो होगा ही नहीं। और केवल भीतर, कहां से जाएगा भीतर? इनमें से कोई नहीं। तो ले दे करके ऑप्शन बच रहा है इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जब नॉन कंडक्टर को आप चार्ज देंगे तो जिस पॉइंट पर कांटेक्ट होगा उसी पॉइंट पर चार्ज रह जाएगा। वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, एकदम में नहीं बटेगा, जहां है वहीं रहेगा। ठीक, थौआ समझते हैं? थौआ, बस थौआ जैसा, जहां दे दो चार्ज वहीं पे रह गया। क्लियर? तो चलिए 12 नंबर हो ही गया होगा क्लियर। अब नहीं क्लियर होगा तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा, देख लिया जाएगा। आप भी भागे थोड़े जा रहे हैं, हम भी यहीं हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है। अब किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक यदि एप्सिलॉन आर है, थोड़ा बहुत होता है प्रिंटिंग में, तो ई आर हो गया है एप्सिलॉन आर, समझिए यहाँ पे। कलमवा जो है ना, कभी कभार बदमाशी बतियाने लग रहा है। ये एप्सिलॉन आर, और उसमें दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल एफ हो तो परावैद्युत को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान क्या होगा? क्या होगा ये देखना पड़ेगा। थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये देखिए आ गया, आ गया अपना क्वेश्चन। और चलिए, कह रहा है रूट एप्सिलॉन आर इंटू एफ, एप्सिलॉन आर इंटू एफ, एफ इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर, और एफ बाई एप्सिलॉन आर। ये 4 गो ऑप्शन दिया गया है। देखते हैं क्या होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक चार्ज है Q1, एक चार्ज यहाँ पर है Q2, और बीच का डिस्टेंस R है। तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब ये तो एक्चुअल फोर्स होगा, कब? जब ईयर रहेगा तब। कह रहा है किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक यदि एप्सिलॉन आर हो और उसमें दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल एफ हो तो परावैद्युत को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान क्या होगा? तो ये एफ के जगह हम लोग क्या कर देते हैं, अब यहां से एप्सिलॉन आर दे देते हैं।
क्योंकि पहले से कह रहा है ना परावैद्युत पदार्थ है। अगर ईयर में रहता तो एप्सिलॉन नॉट करते। अब ये परावैद्युत वाला दे दिया, एप्सिलॉन आर रख दिए, यानी कि कुछ इस तरह का 1/एप्सिलॉन r इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये है, इसका वैल्यू F दिया हुआ है, ठीक। अब नया फोर्स निकालना होगा कब? जब इनको ईयर में रख दिया जाए तब, जब परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मीडियम को हटा दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा? मान लीजिए लकड़ी लगा हुआ है या अबरख लगा हुआ है या प्लास्टिक लगा हुआ है, पहले से दो गो चार्ज के बीच में क्या है? प्लास्टिक है या अबरख है या ईंटा है या पत्थर है या प्लास्टिक है, जो मन कर लकड़ी है, कुछो रखा गया है। अब उस कुछो को हटा देना है। तो अब जरा बताइए, आपके रूम में एक चौकी रखा हुआ है या पलंग रखा हुआ है, भर गया। अब अगर पलंग हटा दीजिएगा तो पलंग के स्थान पर क्या बचेगा? जी सही समझ रहे हैं आप, हवा केवल बच जाएगी। तो वही तो स्थिति यहाँ आ रही है। अब चार्ज के बीच में कुछ है नहीं तो हवा बचेगी, और हवा के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब एक चीज देखिए, इसमें क्या गायब है जी? इसमें क्या नहीं है जो इसमें है? तो इसमें 1/एप्सिलॉन r था, इसमें नहीं था। तो हमने क्या किया, एक एप्सिलॉन r से ऊपर और एक एप्सिलॉन नॉट r से नीचे गुना कर दिया। अब जब जैसे ही आप यहां से यहां तक गुना किया आपने, तो ये देखिए ये आपका हो गया इतना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू 1/एप्सिलॉन r, जो कि इसके बराबर है जी। देखिए तो ये F के बराबर है, तो ये F हो गया, और साथ में क्या आ गया? एप्सिलॉन r, यानी कि F इंटू एप्सिलॉन r, यानी कि नया वाला जो फोर्स होगा F डैश, वह क्या हो जाएगा जनाब? F इंटू एप्सिलॉन r। क्लियर? तो देखिए इसमें कुछ है क्या? तो यहाँ है बी नंबर ऑप्शन है, तो हमारा करेक्ट आंसर एप्सिलॉन r टाइम्स F होगा। ठीक है, सामने है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, फिर से बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बताने में। अब 14 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है, r दूरी से अलग दो आवेशों के बीच बल F लगता है। यदि आवेशों का मान दुगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल F होगा, 4F होगा, 16F होगा कि 64F होगा? Two charges separated by a distance r have a force F between them. If the charges are doubled and the distance between them is halved, the force between them will be। चलिए देखते हैं, पहले ये कूलॉम नियम का क्वेश्चन है, कूलॉम के नियम का सिंपल सा क्वेश्चन है अपना। यहाँ ले लिए दो चार्ज, बार बार यहीं आ रहा है, हटाइए पहले, देखिए। हाँ, अब लिया कलम ये, और लीजिए ये, देखिए फिर बदमाशी बतिया दिया। ये चार्ज हो गया Q1, ये चार्ज हो गया Q2, क्यों? और ये बीच के डिस्टेंस हो गया R। कैगो चार्ज हो गया जी? दूगो, एगो Q1 एगो Q2, बीच का डिस्टेंस क्या हो गया जी? R हो गया। तो इनके बीच जो फोर्स होगा तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर पहिल का फोर्स हो गया जो पहले से है, इसको एक मान लीजिए तत्काल में। अब क्या कर रहा है, आवेशों का मान दुगुना कर दिया जाए, यानी कि ये जो Q1 है ना, अब ये Q1 नहीं रह गया, अब हो गया 2Q1। ये Q2 जो है वो भी बेचारा बदल गया, बदलना तो खैर प्रकृति का नियम है। अब बीच का डिस्टेंस हुआ कर दिया आधा, यानी कि R/2 कर दिया। ये लीजिए नया लफड़ा, भले तो Q1 Q2 था, बीच का डिस्टेंस R था, फोर्स कितना अच्छा निकल गया। अब नहीं, इसको थोड़ा बेचैनी है क्या, ना Q1 को 2 दुगुना कर देंगे, 2Q1 कर देंगे, Q2 के जगह 2Q2 कर देंगे, उसको भी दुगुना कर देंगे, अब बीच के डिस्टेंस को हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे। पहले R था, अब R/2 कर देगा। देखते हैं नया फोर्स क्या होगा। F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, अब Q1 के जगह यहाँ 2Q1 हो गया, Q2 के जगह यहाँ 2Q2 हो गया जनाब, और R के जगह हो गया R/2 का होल स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 दूनी 4 Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर बटा 4। ये जो है ना R के जगह R का स्क्वायर हो गया और 2 के जगह 4 हो गया। अब देखिए ये भाग का भाग जाके ऊपर हो जाएगा गुन्ना, समझे बाबू मुन्ना, भाग का भाग जाके ऊपर हो जाएगा गुन्ना। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा बाबू मुन्ना। चलिए, तो ये गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसको एक जगह रख दिया। ये जो 4 गया है ना ऊपर, ये लिया हमने यहाँ 4 चौका 16, 4 में 4 से 4 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 16 हो गया। अब देखिए तो जरा सा जनाब ब्लैक कर देते हैं हम इसको, क्लियर दिखेगा। ये देखिए अब जनाब यहाँ क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, जो किसके बराबर है, F के बराबर है, यानी कि F डैश बराबर F गुना 16, तो 16F हो गया, यानी कि ये आंसर होगा। अब ये अपना जो मिलेगा वो आंसर होगा। देखिए तो कहाँ है जी, रेड, खतरे का निशान है बेचारे पर, यहाँ लगा दिए, लीजिए नाम रख दिए खतरा का निशान। अब 16F, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 16F। क्लियर, देख लीजिए, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल का अनुपात होगा। बड़ी भयानक, बड़ी भयानक। दो गो इलेक्ट्रॉन है, उसके बीच में क्या चीज लेना है, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का रेशियो लेना है, यानी कि Fg/Fe लेना है। जनाब Fg का मान क्या हो जाएगा, Gm1m2/r स्क्वायर। Fe का मान क्या हो जाएगा, KQ1Q2/r स्क्वायर। और यहाँ से ये देखिए R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा,
ऊपर में Gm1m2 बाई K Q1 Q2 बच जाएगा। ऊपर में Gm1m2 और नीचे K Q1 Q2 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, वहीं G का वैल्यू रखेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास, इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी होता है। ठीक, क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी इंटू फिर M1 M2 दो गो इलेक्ट्रॉन है जी। लीजिए, ये तो चल नहीं रहा है, फिर गायब हो गया। दो गो है तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी फिर से लिख देंगे। और ये लीजिए, के का वैल्यू क्या होता है, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। Q1 का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। और ये फिर Q2 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो देखिए यहाँ 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है, यहाँ न्यूटन है, कलर बदल देते हैं, न्यूटन है, न्यूटन से कट गया मीटर स्क्वायर से कट गया ये केजी स्क्वायर, केजी से कट गया, ये कूलम्ब स्क्वायर, कूलम्ब से कट गया। बस यूनिट साफ, न नीचे में कुछ बचा न ऊपर में कुछ बचा। ऐसे भी फोर्स का रेशियो है, तो ऊपर न्यूटन नीचे न्यूटन दोनों तो कट जाएगा। अब चलिए तो देखिए, तो यहाँ क्या आया, 6.67 इंटू 9.1 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर, यहाँ -11 है, यहाँ -31 है, तो -11 -31 फिर -31। यहाँ क्या है, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 9 -19। अब इसको छोड़िए, सिर्फ पहले पावर पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। यहाँ लिखते हैं क्या हो जाएगा जी, 6.67 इंटू 9.1 का होल स्क्वायर। और जानते हैं 16 में 16 से गुना करने पर 256 आता है, और 256 में 9 से गुना करने पर 2304 2304 आता है। तो ये हो जाएगा 23.04। और यहाँ देखिए, अब पावर की बारी है, पावर क्या हो जाएगा, माइनस में है, 31 31 62, 31 31 62 आ 11 73, -73 यहाँ हो गया। और इसका देखिए 19 19 38, तो ये 29 हो जाएगा। नीचे का पावर ऊपर जा करके क्या हो जाएगा, प्लस। फिर से देखिए 19 19 38 हुआ, 9 में से 38 गया -29, और नीचे का पावर ऊपर जा करके अगर निगेटिव हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, अब पॉजिटिव हो तो निगेटिव हो जाता है। तो जा गया ऊपर पॉजिटिव हो गया। 6.67 इंटू 9.1 का पावर 2 बटा 23.04 नीचे, अगुण 10 की पावर, ये क्या हो जाएगा, 44 लगता है होगा, 44, ये इस रेंज का। तो माइनस में आएगा -44। अब ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव है ना, है तो ऑब्जेक्टिव है तो उतना गुना भाग करने का जरूरत नहीं है, बस पावर से थोड़ा सा देख रहे हैं कि किसके करीब है। ठीक है,
ऐसे 9 9 81 हो जाएगा, 8 6 48, नहीं 500 के करीब में होगा, थोड़ा कम या फिर ज्यादा। ठीक है, तो 500 ऊपर होगा, 25 ने तो 20 तक करीब में इसे आएगा, तो जो आए आए। देखिए तो निगेटिव में पावर आ रहा है -44। अगर ये सही है तो ये -44 के करीब में है। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये पॉजिटिव पावर है, अपना जो आ रहा है वह निगेटिव में आ रहा है, तो ये भी होगा नहीं। तो ऑप्शन बचा 10⁻42 के करीब होगा, एग्जैक्ट तो होगा नहीं। एक बात याद रखिएगा, अभी गुना भाग बहुत बाकी है, तो ये एग्जैक्ट तो होगा नहीं। अब हमने देखा कि यहाँ पावर नहीं है, यहाँ पावर है, तो बच्चा पावर है, माने 9 अब 44 के सामने पॉजिटिव है। अब ये देखिए 42 है पॉजिटिव में, तो नजदीक में कौन है, तो 10⁻42, तो आंसर हो जाएगा ये। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ले लीजिए। हम आ रहे हो तो हटा लीजिए, लीजिए, गुना भाग करके चेक कर लीजिएगा। मिटा दें। अब अगला क्वेश्चन होगा 16 नंबर। कह रहा है किसी गाउसीय पृष्ठ में -q +2q और -q आवेश है। ये देखिए ये वो गॉसिय सतह है, इसके अंदर में चार्ज क्या है, -q +2q -q। तो चार्ज तो टोटल 0 हो गया जी। सरफेस के अंदर चार्ज कितना हो गया, टोटल 0। ये अब हो गया हीरो, चार्ज हो गया 0 और ये हो गया हीरो। कैसे, तो देखिए गॉस का नियम लगाते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड। ठीक है, अब जरा देखिए ये चार्ज इनक्लोज तो 0 है जी, तो 0 में ε0 से भाग देंगे तो 0। इसका मतलब है विद्युतीय फ्लक्स पूछ रहा था, यही ना विद्युतीय फ्लक्स होता है, और विद्युतीय फ्लक्स तो आ गया 0। नहीं, तो इसमें से ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, गोले के अंदर टोटल चार्ज कितना हुआ, 0। अब गॉस का नियम लगाएंगे, 1/ε0 में टोटल चार्ज से गुना करेंगे। टोटल चार्ज तो क्या है, 0 है, तो 0 में 1/ε0 से गुना करने पर क्या आएगा, 0। तो आ गया फ्लक्स 0, हो गया। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17। एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स होगा। फिर वही बात, अब की बार फिर एक गोला, चाहे कोई भी बंद सतह, जरूरी नहीं है गोला ही हो, हम गोला आसानी से खींच सकते हैं इसलिए खींच रहे हैं। एगो चार्ज मान लीजिए यहाँ पे है -q और एक चार्ज यहाँ पर है +q, तो ये बन गया डाइपोल। डाइपोल माने द्विध्रुव, और द्विध्रुव पर 2 गो चार्ज होता है, एगो पॉजिटिव है एगो निगेटिव। जितना पॉजिटिव होता है उतना ही निगेटिव होता है। अब दोनों पर आवेश की मात्रा समान है, एगो पॉजिटिव है एगो निगेटिव है, जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। तो फिर गॉस का नियम लगाएंगे और आंसर पाएंगे। गॉस का नियम लगाएंगे, आंसर यहां से पाएंगे। ये 1/ε0 हो गया, क्यू इनक्लोज क्या हो गया, 0, तो ये भी 0। अरे जनाब, फिर विद्युतीय फ्लक्स 0 हो गया, लीजिए ये 0 यहाँ पे आ गया। यानी कि किसी भी तरह कम से कम कुछो चार्ज बचना चाहिए सरफेस के अंदर। जब चार्ज ही नहीं बचेगा तो बस खत्म, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसको मिटा देते हैं। यहाँ आते हैं 18 नंबर पर। करा है एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है। द फील्ड इन चार्ज डेंसिटी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज सिग्मा, द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इट हैज द वैल्यू। देखिए कोई कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर है, अब ओहो क्या तमाशा है, ये लीजिए कोई कंडक्टिंग प्लेट मान लीजिए एगो कंडक्टर है ऐसा, ये चार्ज है इस पर, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दिया है सिग्मा। तो क्या होता है, कंडक्टर के पास नियर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है सिग्मा बाटा एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाता है, सिग्मा बाटा एप्सिलॉन नॉट। तो देख लेंगे इसमें कौन ऑप्शन है, तो ये है। एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व तो सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका क्या होता है, कंडक्टर के पास माने यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वह सरफेस चार्ज डेंसिटी अब बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो ये आ गया, ये वाला बी वाला ऑप्शन होगा सही। मिटा दिए, अगला क्वेश्चन पर आ गए। करा है यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगी, यानी कि Q यहां दिया हुआ है Q इनक्लोज्ड बराबर 10 माइक्रोकूलम। 10 माइक्रोकूलम का मतलब बाबू 10 के पावर -6 कूलम, माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6, कल भी बताए थे। तो 10 के पावर -6 कूलम हो गया। अब कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है चार्ज इनक्लोज्ड पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो यहाँ रख दिए 10 गुने 10 के पावर -6 कूलम और एप्सिलॉन नॉट। एक काम करते हैं, ये 4 पाई से गुना कर देते हैं एप्सिलॉन नॉट में, और यहाँ लिख देते हैं 4 पाई ऊपर। ऊपर में 4 पाई से गुना कर दिया, ऊपर में 4 पाई से गुना कर दिया, नीचे भी 4 पाई से गुना कर दिए। फायदा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है के, जो कि वैल्यू होता है 9 × 10⁹ कितना हो जाता है 9 × 10⁹। ये कितना है 10 है, ये कितना है 10⁻⁻6 है, ये कितना है 4 पाई है। इसमें इससे गुना करेंगे तो 36 पाई हो गया, न चौका 36 पाई। ये 9 × 1 10, 10 में से 6 गया 4, इतना आ रहा है 36 पाई गुने 10 के पावर 4। अब रह गया एसआई यूनिट की बात, तो वो भी देखना जरूरी है। इसका क्या होता है न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर नहीं। ये किए का मैन ये क्या दिया है कूलम में, तो ये कूलम से कटा देंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो गया। देखिए ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मिटा दिया, सरका दिया, 20 नंबर आ गया। यहां से कलर कलम चुन लिए। E बराबर 0 वाले क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ विवरण होगा, विवरण क्या होगा, तो भैया मेरे E बराबर 0, E बराबर होता है बाबू मेरे -dV/dr। नहीं, E बराबर क्या होता है -dV/dr, और वो 0 है, इसका मतलब ये 0
इसका मतलब dv बाई dr बराबर 0। अगर डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0 है, अगर किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 आ गया, समझिए कि जय जय हो गया। क्या? तो वह राशि, वह क्वांटिटी न बढ़ेगी न घटेगी। और जो न बढ़ता है न घटता है वह कांस्टेंट कहलाता है। इसका मतलब है v बराबर कांस्टेंट, v बराबर कांस्टेंट, और ये पोटेंशियल हो गई कांस्टेंट। अब कांस्टेंट कभी बदलता है ना? जब कांस्टेंट बदलता ही नहीं है तो वैरी क्या करेगा जी? किस पर निर्भर करेगा जी? किसी पर निर्भर नहीं करेगा। अरे ओ सांभा, पोटेंशियल किस पर निर्भर करेगा? तो सरदार किसी पर नहीं। तो v प्रोपोर्शनल टू आर, ना सरदार। v प्रोपोर्शनल टू 1/r, ना जी ना। v प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और v का मान निर्भर नहीं करता है r पर। जी हाँ, ये करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, हम भी आ जाएंगे उसी में स्क्रीनशॉट में। ठीक है, तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैंने प्रयास किया है हल्के फुल्के ढंग से आपको बताने का। अगर फिर भी कोई दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट जरूर करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अगर आपको अच्छा लगता है तो औरों के पास भी यह वीडियो पहुंचे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे, उनका भी कमेंट आएगा, चाहे पॉजिटिव या निगेटिव। हम सब सहर्ष स्वीकार करते हैं। अगर कुछ कमियां होंगी तो उसको सुधारा जाएगा, बेहतर होगा तो और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।